Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, this is part 3 of class 8 history second chapter from trade to territory and our next topic is setting up a new administration. एक नए एडमिनिस्ट्रेशन शासन को सेटअप करना. वॉरेन हेस्टिंग्स जो कि गवर्नर जनरल थे फ्रॉम 1773 टू 1785 और ये फर्स्ट गवर्नर जनरल थे कंपनी के, was one of the many important figures who played a significant role in the expansion of company power. कंपनी की पावर को एक्सपैंड करने में और बढ़ाने में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. बाय हिज टाइम द कंपनी हैड एक्वायर्ड पावर नॉट ओनली इन बंगाल बट ऑल्सो इन बॉम्बे एंड मद्रास. तो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम तक कंपनी सिर्फ बंगाल में ही नहीं बल्कि बॉम्बे और मद्रास में भी बहुत पावरफुल थी. बंगाल में तो ये 1757 के बाद से ही, बैटल ऑफ प्लासी के बाद से ही पावर में थे. उसके बाद जैसे इन्होंने मैसूर को हराया तो मद्रास भी इनके कंट्रोल में आ गया एंड फाइनली एंग्लो मराठा वॉर में जब मराठास को डिफीट किया तो बॉम्बे में भी इनकी जो टेरिटरी थी वो काफ़ी फैल गई थी. सो ब्रिटिश टेरिटरीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसीज. ब्रिटिशर्स के अंडर जितनी भी टेरिटरी थी उसको यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया ताकि वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो और इन यूनिट्स को प्रेसिडेंसीज कहा जाता था. देयर वर 3 प्रेसिडेंसीज, पहले 3 प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे. ईच वर रूल्ड बाय अ गवर्नर. अब तीनों ही प्रेसिडेंसीज में गवर्नर हुआ करता था, बंगाल गवर्नर, मद्रास का गवर्नर एंड बॉम्बे गवर्नर. द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज द गवर्नर जनरल और इन तीनों का भी सुप्रीम, इन तीनों का हेड होता था गवर्नर जनरल. वॉरेन हेस्टिंग्स द फर्स्ट गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स. इन्होंने कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स, कुछ सुधार किए, नोटेबली इन द स्फेयर ऑफ जस्टिस, स्पेशली जस्टिस, न्याय के मामले में. फ्रॉम 1772 अ न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वॉज स्टैब्लिश्ड. 1772 के बाद जस्टिस के लिए, न्याय के लिए एक नया सिस्टम स्टैब्लिश किया गया. ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज टू हैव 2 कोर्ट्स. हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट्स होंगे. अ क्रिमिनल कोर्ट जिसको कि फौजदारी अदालत बोलते थे एंड अ सिविल कोर्ट, दीवानी अदालत. क्रिमिनल कोर्ट में क्राइम से रिलेटेड मारपीट, लड़ाई, असॉल्ट, थेफ्ट, ये केसेस सॉल्व किए जाते थे एंड जो अदर केसेस थे लैंड एंड बिजनेस से रिलेटेड वो सिविल कोर्ट में जाते थे. मौलवीज एंड हिंदू पंडित्स इंटरप्रेटेड इंडियन लॉज फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हु प्रिजाइड ओवर सिविल कोर्ट्स. अभी सिविल कोर्ट्स में जज कौन होता था, उसको प्रिजाइड कौन करता था, डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर. और उसको यहाँ के इंडियन लॉ को इंटरप्रेट करके कौन बताया करता था, इंडियन लॉज का मतलब कौन बताता था, मौलवीज एंड हिंदू पंडित्स. इनको भी रखा जाता था सिविल कोर्ट में. द क्रिमिनल कोर्ट वर अंडर अ काजी एंड अ मुफ्ती बट अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर्स. लेकिन क्रिमिनल कोर्ट में जज होता था काजी एंड उसको जो लॉ समझाता था उसका नाम वो था मुफ्ती. सो क्रिमिनल कोर्ट में ब्रिटिशर्स ने इनको ही रहने दिया लेकिन कलेक्टर उनको सुपरवाइज करता था, उन पर निगरानी रखता था. अब इन दोनों वर्ड्स को देख लेते हैं. काजी मीन्स अ जज एंड मुफ्ती अ ज्यूरिस्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपाउंडिंग द लॉ दैट द काजी वुड एडमिनिस्टर. सो मुफ्ती का क्या नाम था, ये मुस्लिम कम्युनिटी का ज्यूरिस्ट होता था जो कि एक्सपाउंड करता था, एक्सप्लेन करता था लॉ को काजी के लिए. ओके. A major problem was that the Brahmin Pandits gave different interpretations of local laws based on different schools of the धर्म शास्त्र. अभी एक प्रॉब्लम ये भी थी कि ब्राह्मण पंडित्स अलग अलग मतलब बताया करते थे लोकल लॉज का, उन कानूनों का, क्योंकि वो धर्मशास्त्र के अलग अलग स्कूल में बिलीव करते थे. धर्मशास्त्र क्या है, संस्कृत के कुछ टेक्स्ट हैं जो प्रिस्क्राइब करते हैं कि सोशल रूल्स क्या होने चाहिए, कोड ऑफ बिहेवियर, आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, और इनको कंपोज किया गया है बिफोर कॉमन एरा 500 ऑनवर्ड्स. टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी, अब इनमें यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, एक समानता लाने के लिए, इन 1775 11 पंडित्स वर आस्क्ड टू कंपाइल अ डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज. उनको 11 पंडित्स को इस चीज़ के लिए रिक्रूट किया गया कि जितने भी हिंदू लॉज हैं वो उनको कंपाइल करके डाइजेस्ट प्रिपेयर करेंगे. एन.बी. हालहेड ट्रांसलेटेड दिस डाइजेस्ट इनटू इंग्लिश. फिर एन.बी. हालहेड ने ये जो संस्कृत में उन्होंने कंपाइल किए थे सभी लॉज, इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया. बाय 1778 अ कोड ऑफ मुस्लिम लॉज वर ऑल्सो कंपाइल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ यूरोपियन जजेस. यूरोपियन जजेस को बेनिफिट पहुंचाने के लिए, ताकि उनको पता लगे हिंदू लॉज क्या है, मुस्लिम लॉज क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी जजमेंट दे. तो दोनों के डिफरेंट लॉज को कंपाइल करा लिया गया. अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 अ न्यू सुप्रीम कोर्ट वॉज स्टैब्लिश्ड. रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में
एक नया सुप्रीम कोर्ट भी बना, ये तो हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बारे में पढ़ा था। वाइल अ कोर्ट ऑफ अपील, एक कोर्ट ऑफ अपील भी बना। द सदर निजामत अदालत वॉज ऑल्सो सेटअप एट कैलकटा, कैलकटा में सदर निजामत अदालत भी बनी। द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वॉज द कलेक्टर। अभी डिस्ट्रिक्ट में जो प्रिंसिपल फिगर थी, यानी कि जो एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट थी, वो थी कलेक्टर की। एज द टाइटल सजेस्ट, जैसे कि कलेक्टर टाइटल से ही पता लग रहा है, कलेक्ट करना, यानी कि हिज मेन जॉब वॉज टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्सेस। उसका मेन काम था टैक्सेस को, रेवेन्यू को कलेक्ट करना, एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन हिज डिस्ट्रिक्ट, और अपने डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, विद द हेल्प ऑफ जजेस, जजेस की, पुलिस ऑफिसर्स की एंड दरोगाज की हेल्प से। हिज ऑफिस द कलेक्ट्रेट, उसका जो ऑफिस था कलेक्ट्रेट, बिकेम द न्यू सेंटर ऑफ पावर एंड पैट्रनेज दैट स्टीडीली रिप्लेस्ड प्रीवियस होल्डर्स ऑफ अथॉरिटी। उसका ऑफिस कलेक्ट्रेट अभी एक नया सेंटर बन गया था पावर का, एक तो बहुत पावरफुल था, पैट्रनेज, लोगों को पैट्रनाइज करता था, उनको सिक्योरिटी देता था, और धीरे धीरे स्टेडीली उसने जो प्रीवियस अथॉरिटी होल्डर्स थे, जिनके पास भी पावर थी, उनको रिप्लेस कर दिया। अभी कलेक्टर सबसे पावरफुल हो गया था एक डिस्ट्रिक्ट में। द कंपनी आर्मी, colonial rule in India brought in some new ideas of administration and reform. colonial rule इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन के नए आइडियाज़ लेकर आया, कुछ रिफॉर्म, सुधार भी इन्होंने किए। सभी डिस्ट्रिक्ट्स में कोर्ट्स ओपन करवाए, लॉज को कंपाइल करवाया, देन सुप्रीम कोर्ट एंड अपीलिंग कोर्ट। बट इट्स पावर रेस्टेड ऑन इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ, लेकिन असली जो ताकत थी कॉलोनियल रूल की, वो थी उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ। द मुगल आर्मी वॉज मेनली कंपोज्ड ऑफ कैवलरी, सवार्स, ट्रेन सोल्जर्स ऑन हॉर्स बैक एंड इन्फेंट्री, दैट इज पैदल और फुट सोल्जर्स। पहले मुगल आर्मी को देखते हैं। मुगल आर्मी में मेनली कैवलरी यानी कि घुड़सवार और इन्फेंट्री, पैदल सैनिक हुआ करते थे। दे वर गिवन ट्रेनिंग इन आर्चरी, तीरंदाजी एंड द यूज ऑफ स्वॉर्ड, उनको तीरंदाजी में, आर्चरी में और तलवारबाजी में ट्रेनिंग दी जाती थी। द कैवलरी डोमिनेटेड द आर्मी, मेनली आर्मी में कैवलरी ज़्यादा होती थी, घुड़सवार ज़्यादा होते थे। एंड द मुगल स्टेट डिड नॉट फील द नीड टू हैव अ लार्ज प्रोफेशनली ट्रेन इन्फेंट्री, और मुगल स्टेट को ऐसा लगता था कि ज़्यादा इन्फेंट्री रखने की, पैदल सैनिक रखने की उन्हें ज़रूरत नहीं है। इसका रीज़न ये था कि द रूरल एरियाज हैड अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड पीजेंट्स, गांव में बहुत सारे आर्म्ड पीजेंट्स हुआ करते थे, किसान जो थे उनके पास भी हथियार होते थे, तो अगर ज़रूरत पड़ी किसी वॉर में पैदल सैनिकों की तो उनको बुला लिया गया। एंड द लोकल ज़मींदार्स ऑफन सप्लाइड द मुगल्स विद पैदल सोल्जर्स, और जो लोकल ज़मींदार थे वो भी उनको पैदल सोल्जर सप्लाई कर दिया करते थे, तो मेनली वो कैवलरी रखते थे। अ चेंज अकर्ड इन द 18th सेंचुरी, उसके बाद 18th सेंचुरी में कुछ चेंजेस हुए। व्हेन मुगल सक्सेसर स्टेट्स लाइक अवध एंड बनारस स्टार्टेड रिक्रूटिंग पीजेंट्स इनटू देयर आर्मीज, जब उन्होंने पीजेंट्स को, किसानों को अपनी आर्मीज में रिक्रूट करना, भर्ती करना शुरू कर दिया। एंड ट्रेनिंग देम एज प्रोफेशनल सोल्जर्स, और ऐसा नहीं कि सिर्फ क्योंकि उनके पास कुछ हथियार है तो उनको वॉर में बुला लिया, प्रॉपर उनको ट्रेनिंग दी गई एज प्रोफेशनल सोल्जर्स। द ईस्ट इंडिया कंपनी अडॉप्टेड द सेम मेथड, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी यही मेथड अडॉप्ट किया। व्हेन इट बिगैन रिक्रूटमेंट फॉर इट्स ओन आर्मी, जब उन्होंने अपनी आर्मी के लिए भर्ती शुरू की, रिक्रूटमेंट स्टार्ट किया। विच केम टू बी नोन एज सिपॉय आर्मी, उसको सिपॉय आर्मी कहा गया, जिसमें कि इंडियन पीजेंट्स हुआ करते थे। फ्रॉम द इंडियन वर्ड सिपाही, सिपाही से ये वर्ड बना था जिसका मतलब है सोल्जर। As warfare technology changed from the 1920s, the cavalry requirement of company's army declined. क्योंकि 1820s के बाद वॉरफेयर की टेक्नोलॉजी, जो तकनीकें थी वो चेंज होने लगी, तो कैवलरी के रिक्वायरमेंट अब कम हो गई, घुड़सवारों की ज़रूरत कम हो गई कंपनी की आर्मी में। दिस इज बिकॉज द ब्रिटिश एम्पायर वॉज फाइटिंग इन बर्मा, अफगानिस्तान एंड इजिप्ट, वेयर सोल्जर्स वर आर्म्ड विद मस्केट्स एंड मैचलॉक्स। मस्केट्स बोलते थे, हैवी गन्स होती थी इन्फेंट्री सोल्जर्स के पास, एंड मैचलॉक एक अर्ली टाइप की गन थी। शुरुआत में एक गन होती थी जिसमें जो पाउडर था, बारूद जो था, उसको इग्नाइट किया जाता था, जलाया जाता था माचिस से। तो ये इन दोनों बंदूकों को कैरी कौन करेगी? इन्फेंट्री, ना कि घुड़सवार जो कि आर्चरी और तलवारबाजी में एक्सपर्ट थी। तो मस्केट्स और मैचलॉक्स को इन्फेंट्री ही कैरी करती थी, इसीलिए इन्फेंट्री अब डोमिनेटिंग हो गई थी आर्मी में। The soldier of the company's army had to keep pace with changing military requirements and its infantry regiment now become more important. तो उनको भी टेक्नोलॉजी के साथ चेंज होना था, इसलिए इन्फेंट्री अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। इन द अर्ली 19th century the British began to develop a uniform military culture. यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर डेवलप करना उन्होंने शुरू किया अर्ली 19th century में। सोल्जर्स वर इंक्रीजिंगली सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग, यूरोपियन स्टाइल में ट्रेनिंग उनको दी जाने लगी।
ड्रिल एंड डिसिप्लिन दैट रेगुलेटेड देयर लाइफ फार मोर देन बिफोर, पहले से बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ डिसिप्लिन और रेगुलेटेड हो गई थी एज ब्रिटिश सोल्जर्स सिपाहीज. Often this created problems since caste and community feeling were ignored in building a force of professional soldiers. जनरली प्रॉब्लम हो जाती थी क्योंकि जब ब्रिटिशर्स एम्प्लॉय कर रहे थे, रिक्रूट कर रहे थे सोल्जर्स को, वो कास्ट और कम्युनिटी की फीलिंग को इग्नोर करते थे, उसको नहीं मानते थे. Could individuals so easily give up their caste and religious feeling? क्या एक इंडिविजुअल अपनी कास्ट और जो रिलीजियस फीलिंग है उसको इतनी आसानी से गिव अप कर सकता है जस्ट बिकॉज उसको एक जॉब मिल गई है किसी यूरोपियन आर्मी में? Could they see themselves only as soldiers? क्या सिर्फ वो खुद को सोल्जर्स की तरह ही देखते हैं and not as members of community? और अभी अपनी कम्युनिटी के मेंबर्स वो नहीं रहे हैं. What did the sepoys feel? सिपाही कैसा फील करते थे? How did they react to the changes in their lives and their identity? उनकी लाइफ में जो चेंजेस हो रहे थे, उनकी आइडेंटिटी जैसे चेंज की जा रही थी, वो उसको कैसे देखेंगे? That is their sense of who they are. The revolt of 1857 का रिवोल्ट जो हुआ था, सिपाहीज ने जो किया था, give us a glimpse into the world of सिपाहीज. वो हमें थोड़ा सा एक बताएगा सिपाहीज की लाइफ के बारे में, और इसके बारे में हम रीड करेंगे चैप्टर 5 में. ये पिक्चर आपको गिवन है. अ सवार ऑफ बंगाल इन द सर्विस ऑफ कंपनी. बंगाल का एक सवार है कंपनी की सर्विस में, पेंटेड बाय अननोन इंडियन आर्टिस्ट 1780. उस टाइम तक इंडियंस में नेशनलिज्म की कोई फीलिंग तो थी ही नहीं, तो जिन्होंने उसको रिक्रूट किया उसी के लिए ही वो लॉयल थे, जो कि ब्रिटिशर्स थे, कंपनी थी उस टाइम पर. After the battle with the Marathas and the Mysore rulers, the company realized the importance of strengthening its cavalry forces. मराठास और मैसूर के रूलर्स के साथ जब लड़ाई हुई तो कंपनी को लगा कि उसे उसकी कैवलरी फोर्सेस को, घुड़सवारी की जो फोर्सेस है उसको भी इंक्रीज करना चाहिए. अभी कंक्लूजन क्या निकलता है इससे? Thus the East India Company was transformed from a trading company to a territorial colonial power. तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए आई थी, व्यापार के लिए आई थी, वो अभी कन्वर्ट हो गई थी, ट्रांसफॉर्म हो गई थी एक कॉलोनियल पावर में. द अराइवल ऑफ न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी इन द अर्ली 19th सेंचुरी. अर्ली 19th सेंचुरी में स्टीम इंजन्स आ गए थे, देन स्टीम शिप्स बनने लगे. ऑल्सो एडेड दिस प्रोसेस. उन्होंने भी इस प्रोसेस में हेल्प की. टिल देन इट वुड टेक एनीवेयर बिटवीन 6 and 8 months टू ट्रैवल टू इंडिया बाय शिप. इंडिया बाय शिप आने में इससे पहले 6 से 8 महीने लगा करते थे. स्टीम शिप्स ने इस टाइम को रिड्यूस किया और जर्नी टाइम अभी सिर्फ 3 weeks का रह गया था, जिसने इनेबल किया और ब्रिटिशर्स को और उनकी फैमिलीज़ को कि वो आए इंडिया जैसी कंट्री में और यहाँ पर आकर बस जाए. बाय 1857 द कंपनी केम टू एक्साइज डायरेक्ट रूल ओवर अबाउट 63% ऑफ द टेरिटरी. लगभग 63% टेरिटरी में 1857 तक इनका डायरेक्ट रूल था. एंड 78% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट की 78% पॉपुलेशन पर, जो कि 63% टेरिटरी में रहती थी, कंबाइंड विद इट्स इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द रिमेनिंग टेरिटरी. और बाकी जो रिमेनिंग टेरिटरी थी उस पर इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस था. डायरेक्ट भले ही रूल ना कर रहे हो लेकिन इन्फ्लुएंस करते थे वहाँ के जो रूलर्स थे उनके डिसीजन को ये, एंड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. द ईस्ट इंडिया कंपनी हैज़ वर्चुअली द होल ऑफ इंडिया अंडर इट्स कंट्रोल. देखा जाए तो एक तरीके से पूरे ही इंडिया को इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया था. नाउ एल्सवेयर. अभी देखते हैं कि इस टाइम पर बाकी अदर प्लेसेस पर क्या चल रहा था. स्लेव ट्रेड इन साउथ अफ्रीका. स्लेव ट्रेड में क्या होता था, लोगों को स्लेव दास बना लिया जाता था, उसके बाद उनको खरीदते थे, बेचते थे, उनकी ट्रेडिंग होती थी. तो साउथ अफ्रीका की कंडीशन उस टाइम पर बहुत ही ख़राब थी. द डच ट्रेडिंग शिप्स रीच्ड सदर्न अफ्रीका इन द 17th सेंचुरी. 17th सेंचुरी में साउथ अफ्रीका में डच के ट्रेडिंग शिप्स पहुंचते हैं. सून अ स्लेव ट्रेड बिगैन. और जल्दी ही स्लेव ट्रेड शुरू कर देते हैं. पीपल वर कैप्चर्ड. लोगों को कैप्चर किया गया, चेन से बांध के रखा गया और स्लेव मार्केट्स में बेचा गया. स्पेशली मार्केट्स होती थी स्लेव्स के लिए. व्हेन स्लेवरी एंडेड इन 1834 में जब स्लेवरी को ख़त्म किया गया, देयर वर 36,774 प्राइवेटली ओन्ड स्लेव्स एट द केप. केप जो कि अफ्रीका का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, ऊपर मैप में हमने देखा भी था, केप ऑफ गुड होप. तो उस टाइम पर वहाँ 36,000 से ज़्यादा स्लेव्स थे. अ विजिटर टू केप इन 1824 हैज़ लेफ्ट अ मूविंग अकाउंट ऑफ व्हाट ही सॉ एट अ स्लेव ऑक्शन. स्लेव का ऑक्शन चल रहा था, नीलामी चल रही थी, उसने जो वहाँ पर देखा एक विजिटर ने उसके बारे में लिखा है. हैविंग लर्न दैट देयर वॉज टू बी सेल ऑफ कैटल, फार्म स्टॉक एक्सेट्रा बाई ऑक्शन. ये वो विजिटर लिख रहा है कि हमें पता लगा, सुनने में आया कि वहाँ पर ऑक्शन चल रहा है, नीलामी चल रही है कैटल की, जानवरों की, अनफार्म स्टॉक्स की. वी हॉल्टेड आर वैगन. तो हमने अपनी गाड़ी को रोक लिया. फॉर द पर्पस ऑफ प्रिक्योरिंग फ्रेश ऑक्सन.
कि हम भी कुछ फ्रेश बैल ले लेते हैं अपनी गाड़ी के लिए। अमंग द स्टॉक, और जानवरों के बीच में, वॉज अ फीमेल स्लेव एंड हर 3 चिल्ड्रन। एक फीमेल स्लेव थी और उसके 3 बच्चे थे। द फार्मर्स एग्जामिन्ड देम एज इफ दे हैड बीन सो मैनी हेड ऑफ कैटल। और फार्मर्स उनको ऐसे एग्जामिन कर रहे थे, फीमेल एंड उनके तीनों बच्चों को, जैसे कि वो इंसान ना हो के कोई हेड ऑफ कैटल हो, जानवर ही हो। देवर सोल्ड सेपरेटली, उनको अलग बेचा गया, फीमेल को अलग एंड उसके तीनों बच्चों को अलग, टू डिफरेंट परचेजर्स, अलग अलग परचेजर्स को। द टीयर्स, द एंग्जाइटी एंड द एंग्विश ऑफ द मदर वाइल शी कास्ट हार्ड प्रेंडिंग लुक अपॉन हर चिल्ड्रन। जब वो अपने बच्चों को देखती है तो जो टीयर्स, जो आंसू थे उनकी आंखों में, तो जो एंग्जाइटी थी और जो एंग्विशनेस थी, जो गुस्सा था उनकी मदर की आंखों में, एंड द सिंप्लिसिटी एंड टचिंग सोरो ऑफ द पुअर यंग वंस वाइल दे क्लंग टू देयर डिस्ट्रैक्टेड पेरेंट। वहीं बच्चों में, जो छोटे बच्चे थे, उनमें एक सिंप्लिसिटी, एक दुख था जब वो अपने पेरेंट्स से अलग हो रहे थे। कंट्रास्टेड विद द मार्क्ड इनसेंसिटिविटी, ये बिल्कुल ही इसके विपरीत अगर हम देखें, इससे कॉन्ट्रास्ट करता हुआ एक इनसेंसिटिविटी थी वहाँ के जो स्पेक्टेटर्स थे, देखने वाले थे, उनमें। एंड जॉक्यूलर काउंटेनेंस, जॉक्यूलर यानी कि मजाक वो उड़ा रहे थे उनको देखकर, जो सीन था उस टाइम वहाँ पर।